हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था प्यारे बच्चों? तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से था कि अगर किसी ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, साथ ही साथ बॉडी में सिमेट्री नजर आए, तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी के सिमेट्रिक सेंटर पर ही होता है प्यारे बच्चों। या इसी सिमेट्रिक सेंटर को हम केवल सेंटर भी बोल सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, या इसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं कि बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों। तो ये एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल सीखा था, और इसके लिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूव भी किया था। ठीक, फिर हमने बोला था कि आगे ऐसे सभी एग्जांपल्स के लिए आपको ये याद रख लेना है। ठीक, तो बेहद ही इजी सा कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। ठीक, तो वो कॉन्सेप्ट कल जो हम लोगों ने सीखा, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत ही शानदार से क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से ले रखा है। तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ से अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं लूंगा उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट ली गई है प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये एक स्क्वायर प्लेट है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लेट का मतलब क्या है कि इसमें बीच में भी मटेरियल है। ठीक, अब इसके साइड की लेंथ a है। ठीक, अब इसी से सटा करके, यानी कि इसके जस्ट बगल में एक डिस्क को रख दिया गया है। ये क्या है? ये डिस्क है। ये रिंग मत समझ लीजिएगा, ये डिस्क है प्यारे बच्चों। मतलब इसके भी बीच में इधर मटेरियल है प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसकी रेडियस को a/2 लिया गया है। ठीक, अब इन दोनों के लिए मास डेंसिटी सिग्मा से बताई गई। ठीक, सिग्मा कैसी मास डेंसिटी है? सरफेस मास डेंसिटी, और निश्चित रूप से ये सरफेस ही तो है। ठीक, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इन दोनों के लिए सरफेस मास डेंसिटी सेम है। क्या है? सिग्मा प्यारे बच्चों। अब हमसे पूछा गया कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसके इस वाले कॉर्नर से इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है, हाथ लग गया मेरा, इसको बना लीजिए ऐसे। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट कल सीखा था उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अगर ये स्क्वायर प्लेट ऐसी है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ इसमें सिमेट्री तो नजर आ ही रही है, तो इसके सेंटर पर ही इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। इसी तरीके से इस डिस्क के सेंटर पर इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, जहां तक आपको कुछ ना बोला जाए वहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूनिफॉर्म ही मान के चलना है। ठीक, जब स्पेशली बोल देगा कुछ तभी हम नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं, अदरवाइज हमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही मानना है। तो यहाँ सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानना है? यूनिफॉर्म प्यारे बच्चों। ठीक, तो उसमें चिंता नहीं करनी। अब समझिए, यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो क्या करूं? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में लिख लूं, क्योंकि सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होगा ना। तो चलिए, इसका सेंटर अगर यहां पर है कुछ, तो इसके सेंटर तक पहुंचना तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में मुझे कितना चलना पड़ेगा? a/2 प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी लेंथ टोटल इसके साइड की a है, तो हमें आधा चलना पड़ेगा, यानी a/2। फिर हमें a/2 ऊपर भी चलना पड़ेगा। कितना? a/2 हमें ऊपर भी चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहां तक पहुंचने के लिए हम x में a/2 चले, फिर हम y में भी a/2 चले प्यारे बच्चों, है ना। तो कुल मिलाकर के इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो a/2 a/2 हो गया। तो इसके सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट्स यही होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके लिए यहीं पर होगा। इसी तरीके से अगर इस डिस्क को देखा जाए तो इसका सेंटर अगर ये है तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा? इसके सेंटर पर ही होगा। तो चलिए इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे जरा देखिए,
प्यारे बच्चों, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो x में मुझे कितना चलना पड़ेगा, जरा देखिए। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो मुझे a लेंथ चलना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक इतना और चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये तो रेडियस है जो कि a/2 है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक a चलना पड़ा, फिर a/2 चलना पड़ा, तो a प्लस a/2 यानी कि 3a/2। तो हमें x में चलना पड़ा 3a/2 और y में कितना, तो y में देखिए कितनी हाइट है, तो हाइट तो a/2 ही है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस बनेगी अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दे, और रेडियस की कितनी लेंथ है, a/2 है ना, तो a/2 हमें y में चलना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इन दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम इन दोनों को मिलाकर के जो सिस्टम बना उसके जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स अब हमें लिखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये तो हमने अलग अलग अपने कल वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनके सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट से लिखा, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद होना चाहिए जो हम लोगों ने पहली ही क्लास में पढ़ा था। क्या था वो कॉन्सेप्ट, कि किसी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को और भी बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो चलिए, अगर इसका मास, इस स्क्वायर प्लेट का मास मैं m1 मान लूं, इस डिस्क का मास मैं m2 मान लूं, तो इसी पूरे सिस्टम को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक, मान लीजिए कि इस पूरे स्क्वायर प्लेट का जो मास है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है। किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास पर प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये m1 है जो कि इस पॉइंट पर रखा हुआ है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, a/2 a/2 ये है प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसी के जस्ट सीध में आपके ये डिस्क के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के। क्यों, क्योंकि इनकी हाइट तो सेम है, a/2 तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में ही होंगे। तो इस पॉइंट पर मैं m2 मास रखा हुआ मान सकता हूं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर निकाले थे, 3a/2 a/2। तो इस तरीके से ये हो गए। अब प्यारे बच्चों, ये कैसा सिस्टम है, ये तो बड़ा आसान है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जब हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम पढ़ा करते थे। तो जब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम हुआ करता था तो वहां पर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना कितना आसान हुआ करता था। बिल्कुल उसी तरीके से अब यहाँ पर हमें निकाल लेना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। क्यों, क्योंकि m1 और m2 हमें पता ही चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, साथ ही इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता हुआ है ना। तो इस वजह से इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना बेहद ही आसान हो गया। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे। देखिए, अगर मुझे केवल XCOM निकालना हो, तो हम कैसे निकालते थे, m1x1 प्लस m2x2 अपान में m1 प्लस m2, बिल्कुल ऐसे निकालते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए, m1 m2 की वैल्यू निकाल लो। x1 x2 आपको पता ही है, x1 कितना है a/2, x2 कितना है 3a/2, है ना। तो m1 m2 पहले निकाल लीजिए। तो m1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, ये सरफेस मास डेंसिटी है, ये भी सरफेसेस ही है प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी इनटू इसका एरिया। तो इसका ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी साइड a है तो a² इसका एरिया हो जाएगा। तो ये m1 हो गया। m2 कितना, मास डेंसिटी इनटू इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो कितना, a²/4, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, a/2, है ना। ये तो ये इसके लिए जो है m2 हो गया। ठीक, अब इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं। m1 कितना हो गया, सिग्मा a² इनटू x1 कितना है, a/2 प्लस m2 कितना है, सिग्मा पाई a²/4 इनटू यहाँ पे x2 कितना है, 3a/2। ठीक, अपान में टोटल मास यानी सिग्मा a² प्लस पाई सिग्मा इंटू पाई r², सिग्मा इंटू पाई r², पाई r कितना है, a/2, तो r का स्क्वायर यानी a²/4 प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे अपने पिछले तरीके को यहाँ पर यूज किया, और इसको हमें अब केवल और केवल कैलकुलेट कर लेना है और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, हम एक काम कर ले रहे हैं, हम इसको आगे यहाँ पर सॉल्व किए ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व किए ले रहे हैं। तो ये हमारा XCOM हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कैसे होगा। एक चीज देखिए, यहाँ से सिग्मा a³ यहाँ से और सिग्मा a³ यहाँ से भी कॉमन आ जाएंगे, या फिर आप ये देख सकते हैं कि सिग्मा a³ अपान में 2, ये दो चीज कॉमन हम ऊपर से ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं इस चीज को कॉमन। क्या ले सकते हैं, सिग्मा a³ अपान में 2, इस चीज को हम कॉमन ले सकते हैं।
तो सिग्मा ए क्यूब अपान में 2, तो यहाँ तो बन गया 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो सिग्मा ए क्यूब अपान में 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 3 पाई अपान में 4, यही बचेगा ना, 3 पाई अपान में 4, 3 पाई अपान में 4। तो प्यारे बच्चों एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, देखिए सिग्मा बाहर आ गया, ए स्क्वायर और ए बाहर आ गए ए क्यूब के रूप में, ठीक, और ये 2 भी बाहर आ गया, ठीक, तो क्या कह लिया सिग्मा ए क्यूब बाई 2, तो 3 बचा, पाई बचा और 4 बचा, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब अपान में टोटल मास, तो टोटल मास क्या हुआ, तो यहां से प्यारे बच्चों देखिए सिग्मा ए स्क्वायर का मान आ रहा है, क्या आ रहा है, सिग्मा ए स्क्वायर का मान आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस क्या बच रहा है, देखिए सिग्मा ए स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो पाई बाई 4 बचा, क्या बचा पाई बाई 4 प्यारे बच्चों। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर लो, ए क्यूब में ए बच जाएगा, ए स्क्वायर से अगर कैंसिल कर देंगे तो देखिए क्या बचा यहाँ पे क्या बचा, तो 1/2 और यहाँ ऊपर बच रहा है 4 प्लस 3 पाई, और यहाँ अपान में क्या बच जाएगा, यहाँ प्यारे बच्चों बचेगा 4 प्लस पाई, यही बचेगा है ना। तो ये अपना बचा, इस 2 को आप इधर ले आइए, ठीक, ये बना, तो कुल मिलाकर के ये हमारा आंसर हुआ। एक बार मिला लीजिएगा, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जहां तक कैलकुलेशन पूरी तरीके से सही है। तो ये हमारा XCOM हो गया, अब हमें YCOM भी निकालना है, तो चलिए XCOM तो ये हो गया, अब YCOM के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जरा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों अब XCOM की जगह क्या लिखेंगे हम, YCOM, अब यहाँ पे x1 की जगह पे y1 लिखा जाएगा और x2 की जगह पे y2 लिखा जाएगा और m1 प्लस m2 तो रहेगा। तो यही तरीका अपनाते थे जब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम हुआ करता था, यही था ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए m1 और m2 की जगह पे तो ये रखा रहने दो, हमें y1 और y2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो y1 तो a/2 ही है, तो a/2 ही रखा रहने दो, y2 क्या है, y2 इस बार क्या है बच्चों a/2 है, तो 3/2 की जगह केवल a/2 रखो, कितना, केवल a/2। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर। चलिए अब इसमें सॉल्यूशन कुछ चेंज होगा, तो इसको मिटा करके यहाँ पर और यहीं पर हम YCOM निकालते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम YCOM निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वही चीज सिग्मा ए स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लो, सिग्मा ए क्यूब अपान 2 को कॉमन लो, है ना, तो सिग्मा ए क्यूब अपान 2 को कॉमन लिया, तो 1 प्लस ऊपर क्या बचेगा, इस बार देखिएगा सिग्मा ए क्यूब बाई 2 कॉमन, तो पाई बाई 4 केवल बचा, है ना, पाई बाई 4 केवल बचा, प्लस में अपान में देखिए क्या बचा, सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस पाई बाई 4 ही बचा, है ना, देखिए 1 प्लस पाई बाई 4 ही बचा ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 प्लस पाई बाई 4 से 1 प्लस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या बचा, a/2 क्या है बच्चों, तो ये YCOM आ गया। तो कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो क्या बने, तो XCOM भी आपको हमने पहले निकाल के दिखाया और ये YCOM आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक। अब देखिए YCOM तो a/2 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 पार्टिकल सिस्टम है। अब 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ होता है, उनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होता है। ये सब चीजें हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा, है ना। तो इसकी जब हाइट a/2 है, इसकी हाइट a/2 थी, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, a/2 ही होगी, तो YCOM तो a/2 ही आएगा। XCOM कुछ अलग आता, तो XCOM क्या आएगा ये हम लोग पहले देख चुके। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ बनाते हैं और इसको आप खुद ही सॉल्व करोगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसको आगे थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग एक काम कर रहे हैं, चलिए बताते हैं क्या कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा टफ बनाएंगे, ठीक। ऐसा था ना, ऐसा था क्वेश्चन, है ना। ये अपना y एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं, मैं ये चेंज कर रहा हूं कि इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप की हम
एक प्लेट को रखे दे रहे हैं इसके ऊपर क्या है बच्चों, ये हमने रख दिया। अब इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना, इसकी भी साइड कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप की एक प्लेट इसके ऊपर रख दी गई है। अब ये जो सिस्टम बनेगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए इस वाले कॉर्नर से। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। हम इसके मास को m1 मान ले, इसके मास को m2 मान ले, इसके मास को m3 मान ले। तो m2 के लिए जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है वो तो पता है, तो m2 के कोऑर्डिनेट्स एक तरह से हमें पता है, इसी तरीके से m3 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, m1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, फिर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह सारी चीजें हो जाएंगी, तो हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक इसके लिए तो पता है, पहले से हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसके लिए भी प्यारे बच्चों, इस वाली प्लेट के लिए भी जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा ही है, तीनों के लिए सिग्मा ही मास डेंसिटी है। ठीक, चलिए तो निकालते हैं। इसके जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास का, उसके कॉर्नर्स पहले निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक तो आपको पता ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा मैंने पहले से ही बोल दिया है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहां से इसकी मेरिडियन खींचूं तो ये बिल्कुल इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, और ये जो लेंथ होगी वो a/2 होगी। ठीक है बच्चों, ये a/2 होगी और इधर भी a/2 होगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों। ठीक, चलो अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ये मेरिडियन है अगर, तो इसका सेंटर मेरिडियन को 1/2 में डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करता है। किसी भी मेरिडियन में जो सेंटर होता है तो मेरिडियन को सेंटर किस तरह से डिवाइड करता है, 1:2 में, है ना, इसी तरीके से डिवाइड करता है। तो चलिए इसके सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो कुल मिलाकर के इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिख लूं तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले बात x में तो मुझे a/2 ही चलना पड़ेगा, तो इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो a/2 ही है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही है। ठीक, y कोऑर्डिनेट में दिक्कत है, तो y कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y में आएगी प्यारे बच्चों। देखिए यहां से यहां तक तो मुझे a चलना पड़ा, लेकिन ये डिस्टेंस और मिल जाए तो a में इस डिस्टेंस को जोड़ दूं तो y कोऑर्डिनेट इसका पता चल जाएगा। तो इस डिस्टेंस को निकालना है। चलिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको जरा ध्यान से निकालिए प्यारे बच्चों। देखिए अब इसकी प्रत्येक साइड a ही है, तो ये साइड भी a हो जाएगी। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ हो जाएगी a sin 60 प्यारे बच्चों, या √3/2 यही हो जाएगी, √3/2, क्योंकि sin 60 कितना होता है, √3/2 प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल यही होता है। तो कुल मिलाकर के ये टोटल लेंथ हो गई, या मेरिडियन की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, a√3/2, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए केवल इतनी लेंथ, तो ये मेरिडियन किस रेशियो में डिवाइडेड है, इससे 1:2 में। तो हम 1 के लिए निकालना है, अगर ये टोटल 3 मान लें, 1:2 में ये टोटल लेंथ 3 मान लें, तो हमें 1 के लिए यानी कि 1 यूनिट के लिए क्या लेंथ निकल के आएगी प्यारे बच्चों, वो निकालना है। तो टोटल लेंथ इसकी 3 यूनिट मान लो, तो 1 यूनिट की कितनी लेंथ निकल के आएगी, तो ये निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लेंथ निकल के आएगी, टोटल लेंथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का, है ना, तो ये निकल के आएगा कुछ √3 से तो कैंसिल होगा ना एक बार, तो ये कुल मिलाकर के कुछ इतना आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया यहां से यहां तक की लेंथ। अब इसमें हमें a भी जोड़ना चाहिए, ठीक, तभी हमें इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट, इसको जरा और दूर रखिए, इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो तो a/2 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a + a/2 √3 प्यारे बच्चों। तो काफी कठिन सा यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है। तो कैलकुलेशन जरूर कठिन है, लेकिन प्रोसेस वही है, इजी है प्यारे बच्चों। तो चलिए ये हो गया इसके लिए y कोऑर्डिनेट। अब इसी सिस्टम को किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो देखिए अगर इसके मास को हम m1 मान लें, इसके मास को m2 मान लें, इसके मास को m3 मान लें, तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये m1 हो गया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a/2, a + a/2 √3 ये होंगे प्यारे बच्चों, है ना। इसी तरीके से इसके जस्ट नीचे आपको इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, जहां पर हमें m2 को रखा हुआ मानना है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए तो m2 को रखा हुआ मानेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से पता है, a/2 a/2,
ये हमने पहले ही निकाल लिए थे। और इसके जस्ट सीध में आपको डिस्क का सेंटर ऑफ मास नजर आएगा, जहां पर डिस्क का पूरा मास रखा हुआ माना जा सकता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं मेरे बच्चों। ठीक, बिल्कुल यही होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम अब बनाया जा सकता है। आप देखिए ये सिस्टम कैसा है, जैसे हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम पढ़ा करते थे, है ना, तो बिल्कुल इजी हो गया ये, है ना। हमें क्या है, हमें m1 m2 और m3 पता चल जाए और इनके कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, तो फिर तो हमें केवल कैलकुलेशन करनी है ना। ठीक, तो प्यारे बच्चों m2 और m3 निकालना मैं आपको बता ही दिया। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आप वहीं से देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा पीछे करके, तो देखिएगा कि m2 m3 हमें पता है। हमें m1 निकालना है, तो m1 कैसे निकालोगे, तो सिग्मा, देखिए यहाँ पर मैं निकाले देता हूँ। m1 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो ये कैसी ट्राइंगल है, ये प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एरिया, तो √3/4 इंटू इसके साइड का स्क्वायर, तो m1 हो गया ये, है ना। m2 क्या होगा, मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, m2 सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, और m3 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाई 4 प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से m1 m2 और m3 भी पता है, और x1 x2 x3 पता है, y1 y2 y3 पता है। तो अब सारी चीजें पता चल गई हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्या तरीका लगाना है, बिल्कुल डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में जो तरीका लगाते थे, कैसे, अगर मुझे XCOM निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान में टोटल मास, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्यारे बच्चों, है ना। इसी तरीके से XCOM निकलेगा, तो m1 m2 m3 ये सारी चीजें पता है, x1 x2 और x3 ये भी पता है। तो यहां से बड़ी ही आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा XCOM का। अगर मुझे YCOM निकालना है तो यहाँ पर y1 y2 और y3 रख दूंगा, है ना, तो y1 y2 y3 भी तो पता है। तो सारी चीजें अब आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ने वाली है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए, हो सकता है मैंने भी कहीं कुछ गड़बड़ किया हो, तो एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सामने ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना, तो हो सकता है मुझसे भी कोई गड़बड़ हो जाए, है ना। इंसान से ही गड़बड़ी होती है, इंसान तो हम भी हैं, है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे तो कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, प्यारे बच्चों, इसको मिटा करके अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। ठीक, इसमें कितने भी कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन बना दे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कठिन कैसे होगा, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकता। ठीक, सिर्फ दो ही तो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट कि ऐसी बॉडी जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, साथ ही साथ सिमेट्री हो, तो वहां पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पर ही होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जा सकता है। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से ऐसे सभी कॉन्सेप्ट अभी मतलब ऐसे सभी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए, यहां पर एक स्क्वायर प्लेट को ले लेते हैं। ये कोई स्क्वायर प्लेट हो गई प्यारे बच्चों, है ना। इसके जस्ट बगल से भी एक स्क्वायर प्लेट को हम रखे ले रहे हैं इस तरीके से। ये एक और स्क्वायर प्लेट हो गई, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक, यानी कि इनके जो साइड हैं ये सभी के लिए सेम है, और इनके मासेस भी सेम है प्यारे बच्चों। ठीक, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। ठीक, अब इसके ऊपर भी इसी तरीके की सेम इसी तरीके की एक और प्लेट रख दी गई इस तरीके से। ये 3 प्लेट है और तीनों ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम तरीके के हैं, मास भी सेम है, इनके डायमेंशंस भी सेम है प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए, अब इस पूरे सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इस वाले पॉइंट से। तो कैसे बताएंगे, बस वही तरीका। यहां से अगर मुझे बताना है तो ये तो अपना ओरिजिन हो जाएगा। अब यहीं से हम एक्सिस बना लेंगे, ओरिजिन से ही तो एक्सिस को जोड़ेंगे, है ना। तो ओरिजिन अगर ये हो गया तो यहाँ से एक्सिस जोड़ेंगे, तो ये एक्स एक्सिस है अगर, तो इधर वाई एक्सिस हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अब सबसे पहला काम कि इनके अलग अलग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने पहले, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम कर ले रहे हैं, हम इस वाले के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए a/2 तो a/2 a/2, है ना। इस तरीके से अगर इसके लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर होगा, है ना, क्योंकि a/2 इधर चलना पड़ेगा और a/2 यहां भी चलना पड़ेगा, तो इसके जस्ट ऊपर ये नजर आएगा। तो x में तो हमें a/2 ही चलना पड़ेगा, लेकिन y में देखिएगा
ए तो ये चलना पड़ा, a/2 और चलना पड़ा, तो 3a/2 है ना, 3a/2 ये इसके लिए y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, a प्लस a/2 यानी 3a/2 है ना, बिल्कुल सही। अब इसके जस्ट सीध में इस वाले की प्लेट के लिए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो इस वाले प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो a पहले ये चलना पड़ेगा, फिर a/2 और चलना पड़ेगा, तो 3a/2 कामा हाइट कितनी, a/2 ही प्यारे बच्चों, है ना, a/2 ही। तो इस तरीके से तीनों के लिए हमने सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। अब इनके सेंटर ऑफ मास पर ही इनका मास रखा हुआ माना जा सकता है। तो चलिए इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक तो मैंने बोला कि ये आइडेंटिकल है, तो सभी के मासेस क्या हो जाएंगे, सेम मानने चाहिए हमको, तो सभी के मासेस हमको सेम मान लेना है। चलिए अब यहाँ पर इसी सिस्टम को इस तरीके से मान सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका मास रखा हुआ मान सकते हैं, तो ये हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखिए a/2 कामा 3a/2, ठीक। अब इसकी जस्ट नीचे एक और m मास रखा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स है a/2 कामा a/2। इसके जस्ट सीध में एक और m मास रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3a/2 कामा a/2। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह परिवर्तित हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब ऐसे सिस्टम के लिए आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ी ही आसानी से जानते हो। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर मुझे XCOM निकालना है तो मैं क्या करूंगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपान में टोटल मास, या मैं कहूं कि m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहां पर प्यारे बच्चों वैल्यूज रखो, तो m1 m2 m3 तो सबके लिए सेम है, तो कुल मिलाकर के इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो क्योंकि सभी के लिए सेम है, m ही है सबके लिए, तो m को कॉमन ले लिया। x1 x2 और x3 को ऐड करो, चलो x1 है a/2, अगर मुझे m1 m2 और m3 इस तरीके से मैंने माना तो x1 क्या हो जाएगा a/2 प्लस x2 क्या हो जाएगा a/2 प्लस x3 क्या हो जाएगा 3a/2। तो इस तरीके से अपान में टोटल मास यानी m प्लस m यानी 3m, m से m कैंसिल, देखिए क्या बचा, यहां से ऊपर हो जाएगा ये 5 है अपान में 2, तो ये 2 3 6 यानी ये आया इतना, XCOM आया 5a/6। अगर मुझे YCOM निकालना हो तो क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, तो m सेम है, तो m को कॉमन ले लो, y1 को रखो तो y1 है 3a/2 प्लस y2 रखो तो a/2 प्लस y3 रखो तो ये भी a/2। अब 5 में टोटल मास यानी 3m, तो m से m कैंसिल, अब देखिए क्या 3a प्लस a यानी 5a अपान में 2 3 6 यानी ये, तो XCOM और YCOM दोनों ही सेम आए हैं, और कितने कितने आए हैं 5a/6 5a/6। तो कितने आसानी से क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा सा और आप सॉर्ट कर सकते थे। कैसे सॉर्ट कर सकते थे, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम हो तो कैसे करेंगे, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों वो जस्ट उनके बीचों बीच में होता है, जस्ट उनको मिलाने वाली लाइन के बीचों बीच में होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर देखें तो अगर इन दोनों मासेस को देखो, ठीक, 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम में अगर दोनों के मासेस सेम हो, ठीक है, अगर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम हो और दोनों के मासेस सेम हो, तब वो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है उनको मिलाने वाली लाइन के बीचों बीच में होता है। अगर दोनों का मास सेम ना हो तो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही तो कहीं होगा, लेकिन बीचों बीच में हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा अगर मासेस सेम नहीं है, ठीक, मासेस सेम होंगे तभी वो बीचों बीच में होगा। तो इनके तो मासेस सेम है ना, ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें इन दोनों का, तो जस्ट इनके बीचों बीच में होगा, है ना। तो अब इन दोनों के लिए पहले हम सॉल्व कर सकते थे ऐसे, ठीक, ऐसे, तो इन दोनों का जो टोटल मास बन जाएगा 2m, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितना आसानी से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। कुल मिलाकर के मैं कर क्या रहा हूं, इन दोनों प्लेट्स को मिलाकर के एक कर लो प्यारे बच्चों, इन दोनों प्लेट्स को मिलाकर के एक कर लो, तो अगर ये एक प्लेट हो गई तो इस पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां नजर आएगा, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसका सेंटर कहां बनेगा यहां, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो x में तो a/2 और y में कितना a प्यारे बच्चों, है ना, तो a/2 कामा a यही बनेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के, इन दोनों को मिलाकर के, है ना। तो ऐसा ही आएगा, देखिए इसी तरीके को हमने यहां पर अपनाया, तो इन दोनों का मास 2m हो गया। देखिए पूरी प्लेट जब हो जाएगी यहां पर तो इस पूरे का मास रखेंगे, तो अगर इसका मास है ना इसका भी मास है ना, तो यहाँ पे फिर 2m ही तो रखते, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे 2m रखा गया, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो जस्ट इसके बीचों बीच में है ना, तो इसके बीच तो a/2 ही है प्यारे बच्चों, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरीके से निकाल दिए हम लोगों ने। तो कुल मिलाकर के अब ये सिस्टम 2 पार्टिकल्स में बदल गया। कैसे, एक तो यहाँ पर है 2m जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास a/2 कामा a, और एक अपना यहाँ पे है जिसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3a
बाई टू कामा ए बाई टू, इस तरीके से। और इसका जो मास है वो m है। तो अब दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स के लिए कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसा करोगे तो xc1 कैसे निकलेगा, देखिए xc1 कैसे निकलेगा, तो m1 यानी 2m इंटू x1 यानी a बाई टू प्लस m2 यानी m प्लस x2 यानी 3a बाई टू अपान में टोटल मास, तो टोटल मास कितना 2m प्लस m यानी 3m। अब m m m कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 3a बाई टू, तो 2a प्लस 3a यानी 5a, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 6। तो देखिए XCOM 5a/6 ऐसे भी आया। अब YCOM निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए YCOM कैसे निकालोगे, तो m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपान में टोटल मास यानी 3m, m से m कैंसिल, 2a प्लस a बाई टू, तो 2 2 जा 4a प्लस a यानी 5a, और 5a और ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 5/6। तो कुल मिला के ऐसे भी ऐसा ही आंसर आएगा जैसे यहाँ से आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या एक काम कर लेते, इन दोनों प्लेट को मिला करके एक मास बना लेते, तो इन दोनों के लिए जो सेंटर हो जाता वो यहाँ पर हो जाता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते, तो इस बार क्या हो जाता, x इस बार a हो जाता और y इस बार a बाई टू हो जाता, है ना। अब यहाँ पे 2m मास रखा हुआ मानेंगे और यहाँ पे एक मास इसका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो हमने क्या किया कि इन दोनों का सिस्टम बना लिया और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर हो गया, तो एक मास यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ठीक। तो फिर से ऐसा कर सकते थे, तो क्वेश्चन को और छोटा हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसी तरीके से कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो बड़ी ही आसानी से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखा आप लोगों ने। चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया है, तो उसको हम कल देखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।